जय हिंद दोस्तों, प्रकाश आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे जो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा पेट की परीक्षाएं कराई गई थी, तो उसमें जो 16 अक्टूबर को जो परीक्षा कराई गई थी प्रथम पाली वाले, उस पेपर को आज हम देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो था इसमें था कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए किस तकनीक का यूज किया गया था? तो लॉस्ट वैक्स कास्टिंग होती है, मोम लोपी ढलाई। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन था गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ? तो ये निरंजना नदी के तट पर प्राप्त हुआ था, गया में। अगला क्वेश्चन है हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी थी जो थानेसर से स्थानांतरित हुई थी? तो कन्नौज थी। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है किस सेना की ताकत छापा मार या गुरिल्ला रणनीति थी? तो ये मराठों की थी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ब्रिटिश ने निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई थी? तो ये अंग्रेजी को। पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता कौन थे? तो ये हजरत मोहानी थे। इसके बाद जो अगला है किसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है? तो जो बंगाल को विभाजित करने का निर्णय लिया गया था, उसी के बाद स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुई थी। उसके बाद खिलाफत मुद्दे को उठाने का महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे मुख्य कारण क्या था? तो यह था हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 वाला एक्ट था, वो सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा है? तो प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियाँ जो थी, ये उसका एक एग्जाम्पल है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 10वें नंबर का फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ पे है? तो कावरत्ती में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात के तापमान में व्यापक अंतर पाया जाता है? तो थार मरुस्थल में पाया जाएगा। अगला विश्व को कितने प्रमुख टाइम जोन में डिवाइड किया गया है? तो टोटल 24 टाइम जोन में डिवाइड किया गया है। और जो जनसंख्या परिवर्तन का घटक कौन सा नहीं है? तो जो रुग्णता या मॉर्बिडिटी होती है, और उसका एक घटक नहीं है। नेक्स्ट है हमारा उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। तो यह अमेजन रेन फॉरेस्ट है। अगला जो क्वेश्चन है कि स्थिरता के साथ विकास ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी एक कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी? तो ये चौथी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसमें व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह के स्वामित्व वाले व्यवसाय शामिल हैं? तो ये प्राइवेट सेक्टर में होते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति का जनक के रूप में जाना जाता है? तो ये एम एस स्वामीनाथन को जाना जाता है। इसके बाद जो अगला है बैंकिंग कंपनियां उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण अधिनियम 1970 के तहत बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 1991 में जो नई आर्थिक नीति आई थी, उसके तहत उदारीकरण और निजीकरण की पहल का प्राथमिक परिणाम क्या था? तो ये वैश्वीकरण था, ग्लोबलाइजेशन। इसके बाद जो कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? तो द्विस्तरीय सरकार उसकी विशेषता नहीं है। इसके बाद जो है डीपीएसपी कहाँ से लिए गए हैं? तो ये आयरलैंड से लिए गए थे, उससे प्रेरित थे मतलब। और आर्टिकल 19 में क्या होता है आपका? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होता है। जो संसदीय प्रणाली है कार्यपालिका में किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो ये लेजिस्लेचर के प्रति उत्तरदायी होती है। और भारत में कितने स्तर का पंचायती राज है? तो 3 स्तर का होता है। एक हार्स पावर में लगभग कितने वाट के बराबर होता है? तो ये 746 वाट होता है। और अगला क्या था कि कौन सी एक रासायनिक अपक्रिया नहीं है? तो जो पानी का भाप के रूप में रूपांतरण होता है, वह एक रासायनिक अपक्रिया नहीं थी। अगला था पायरिया निम्न में से किसका रोग है? तो ये मसूड़ों का रोग होता है। अब फ्लोएम एक कित्वक है, किसमें पाया जाता है? आपका प्लांट्स में पाया जाता है। अगला कौन सा एसिड कार की बैटरी में उपयोग किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड का यूज किया जाता है। और एक दिया था इसमें 4 भिन्न दे रखी थी, उसमें बताना था जो सबसे बड़ा कौन है? तो सबसे बड़ा ये 7/8 होगा। बाकी सबका जो हम एलसीएम लेके देख लेंगे, सबको बराबर कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कौन सबसे बड़ी है। ये जो क्वेश्चन था इजी था आपका। x³ - y³ का आप जब यहाँ फॉर्मूला पुट कर देंगे तो उसके बाद ये आपका इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नीचे का आपका कट जाएगा, सिर्फ x - y बच जाएगा और आप उसको x - y निकालेंगे तो आ जाएगा 2.35। 19 का कितना प्रतिशत 7.6 है? तो 40% होता है इसका। सीधा सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ करना ही नहीं था। 19 चौका 76
होता ही, आप उससे लगा लेंगे। 60 और 80 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा? तो 70.2 होगा। एक आपका ये अंडर रूट वाला क्वेश्चन था, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 2.35। अगला क्वेश्चन है हमारा, सद्भावना का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सद्भावना होगा। श्वेत मतलब होता है सफ़ेद, और श्वेत मतलब पसीना होता है, तो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाक में मिलना का अर्थ क्या होता है? सब कुछ नष्ट हो जाना। और अनिल का जो पर्यायवाची शब्द क्या होता है? पवन होता है अनिल का पर्यायवाची शब्द। गुप्त का विलोम शब्द क्या होता है? प्रकट। इसके बाद देखिए, आपको एक पैसेज दे रखा था, उस पैसेज के आधार पे आपको बताना था क्वेश्चन जो दे रखा था। तो एलिजाबेथ किसे सफ़र कर रही थी? अस्थमा से। और एलिजाबेथ का जो नया पड़ोसी कहाँ रहता था? नीचे रहता था, डाउन स्टेयर्स। नेक्स्ट था, इसमें सिनोनिम बताना था एग्जाइल का। तो एग्जाइल का प्रॉपर सिनोनिम क्या होता है? बैनिसमेंट होता है। और मॉर्न का एंटोनिम क्या होता है? मॉर्न मतलब दुख प्रकट, दुखी होना, उसका जॉय होता है। अगला आपका जो था, वन हु सेल्स आर्टिकल्स को एक वर्ड में क्या, एट पब्लिक सेल्स, इसको क्या बोलते हैं? ऑक्शनीर बोलते हैं। तो ये इसके लिए हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो था कि आपका कथनानुकरण बताना था। तो देखिए, पुलिस प्राधिकरण ने हाल ही में शहर में सुबह के समय चौकसी बढ़ा दी है। और दूसरा स्टेटमेंट क्या था? शहर में छोटे मोटे अपराधों की घटनाओं में काफ़ी कमी आई है। तो ये इसकी वजह से हुआ है, तो इसलिए कथन एक क्या कारण है और कथन दो उसका प्रभाव है, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन था। गोपी ने विवेक से कहा कि वह व्यक्ति मेरी माँ के इकलौते भाई का पिता है। तो गोपी उन्हें क्या कहेगी? उन्हें नाना कहेगी। अगला क्वेश्चन था, इसमें विषम चुनना था, तो ये क्या हो जाएगा? इसमें 33 क्या हो जाएगा? विषम हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 6:10 पर घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण ज्ञात करना था। तो इसको आप जो इजली सॉल्व कर लेंगे। देखिए, मैक्सिमम लोगों का क्वेश्चन इसमें गलत इसलिए होगा क्योंकि उन्होंने घंटे का जो सुई है ये भी तो आपकी जो 10 मिनट में आगे बढ़ गई होगी अपनी जो पोजीशन से। तो 5 डिग्री का गेन इसने किया और 120 डिग्री का मिनट में, तो टोटल आपका कितना हो जाएगा? 125 डिग्री का कोण बन जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन था कि ए को 26 ग्रुप में कोडित किया जाता है, बी को 25 ग्रुप में, सी को 24 ग्रुप में। मतलब आपका ए बी सी ऐसे डी तक, ऐसे जेड तक आप करते जाएंगे तो जेड को 1 हो जाएगा, इधर एक का 26, 25, 24 ऐसे करते चले जाएंगे। ठीक, तो उसमें मोबाइल के लिए कौन सा कोड होगा? तो आप देख लेंगे, एम आपका आ जाएगा 14वें स्थान पे, ठीक, और ई आ जाएगा आपका 22वें स्थान पे। तो आपका इजीली पूरा सॉल्व करने जाएगा, अब आप इसी से निकाल जाएंगे। नेक्स्ट था, द अनामलाई रीड टेल नाम की डैमजल फ्लाई की एक नई प्रजाति कहाँ खोज की गई है? तो केरल में खोजी गई थी। और भारतीय पारंपरिक विज्ञान पर किस देश के सर्वदलीय संसदीय समूह को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार सम्मानित किया गया था? तो ये यूके का। नेक्स्ट था हमारा, INS तर्कस ने लाल सागर में नौसेना के जहाज़ों अलमाज PC 411 और निमेर PC 413 के साथ एक समुद्री साझा अभ्यास का आयोजन किया, कहाँ पे? सूडान में। इसके बाद जागृति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित शुभंकर है? तो ये उपभोक्ता जागरूकता से रिलेटेड थी। अगला जो था, महाराष्ट्र में स्थित औरंगाबाद का नया नाम क्या है? तो ये संभाजी नगर है। नेक्स्ट था हमारा, निम्न में से किस कंपनी ने जुलाई 2022 में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ दीर्घकालिक साझेदारी की घोषणा की है? तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के द्वारा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, टाटा पावर सोलर ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की है? तो ये केरल में स्टार्ट किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हिमाचल प्रदेश में 21 दिवसीय संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार 2022 किन देशों के बीच संपन्न हुआ? तो होता है इंडिया और USA के बीच में। नेक्स्ट हमारा, डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवाओं की क्षमताओं में वृद्धि करना था। इसके बाद जो अगला हमारा क्वेश्चन था कि जुलाई 2022 में काफ़ी बोर्ड ने काफ़ी फसलों की जलवायु प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया गया था? तो ये इसरो के साथ किया गया था। भारत का जो सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय लंबी सीमा किसके साथ साझा करता है? तो बांग्लादेश के साथ। इसमें इजराइल की राजधानी कौन सी थी? तो जेरूसलम थी। और इसके बाद जो अगला हमारा क्वेश्चन था कि 2014 में भारत का 29वां राज्य कौन सा बना है? तो तेलंगाना बना था। इसमें से किस राज्य में विधान परिषद था? तो कर्नाटक में। और भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, किसे भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कुर्ग को। और जो
सांझी मथुरा से जो ट्रेडिशनल आर्ट की स्टेंसिलिंग होती है, पारंपरिक कला होती है, ये सांझी होती है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है कि वॉलीबॉल निम्न से किस देश का राष्ट्रीय खेल है। तो आयोग ने इसका उत्तर क्या दिया है, इनमें से कोई नहीं, लेकिन नेपाल का जो राष्ट्रीय खेल है वो आपका क्या है, वॉलीबॉल है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने प्रसिद्ध पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ लिखी है। तो ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन हमारा, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित को अवशोषित करती हैं, जो निचले वायुमंडल को गर्म करती, कौन सी, जो इंफ्रारेड रेडिएशन होता और रक्त विकिरण उसको। इसके बाद जो आपका ये पैरा दे रखा था, उस पैरा को आप पढ़ेंगे, उसके बाद उसके आधारित कुछ क्वेश्चन थे। तो जैसे इस क्वेश्चन में क्या था कि आज की युवा पीढ़ी में मादक पदार्थों के प्रयोग की लत पड़ रही है, दिए गए कारणों में से इस लत का कौन सा कारण उचित नहीं है। तो कौन सा उचित नहीं है, यदा कदा पान सुपारी का सेवन करना। अगला क्या है कि मादक द्रव्यों की लत पड़ने के बाद युवकों में कौन सी प्रवृत्ति प्रमुखता से दिखाई देती है। तो देखिए, आपका अनुशासनहीनता, हिंसा में शामिल होना, मानसिक संतुलन खो देना, चोरी करने की आदत, ये सब होता है, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति सजगता तो नहीं होती है। तो इसको हटा देंगे हम, तो आपका आ जाएगा 1, 3 और 4। नेक्स्ट है, मादक पदार्थों का सेवन करने वाले युवाओं को किस बीमारी का खतरा होता है। ये सारी बीमारियाँ होने का खतरा होता है उन्हें। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, आपकी दृष्टि में मादक द्रव्यों का सेवन करने वाले बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा दोषी कौन है। तो बच्चों के माँ बाप, क्योंकि उन पर ध्यान नहीं देते। अगला क्वेश्चन है, भारत में अनेक राज्यों में युवा वर्ग में इन नशीली वस्तुओं का प्रयोग बढ़ता जा रहा है, इसके पीछे सबसे प्रबल कारण कौन है। माँ बाप बच्चों पर ध्यान नहीं देते कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, किन लोगों के साथ रहते हैं और किन लोगों के साथ उनका उठना बैठना है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि ये ऊपर भी आपका एक पैरा दे रखा था, उस पैरा के आधार पर एक क्वेश्चन है कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी सही विशेषताएं हैं। तो जो पहला है, निवेश से दीर्घकालिक आर्थिक लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं, सत्य है, और निवेश में ऊंचे रिटर्न की संभावना के साथ साथ रिस्क भी रहता है, तो ये भी सत्य है। बाकी ये दोनों चीज़ें क्या है, गलत है। अगला क्या है, रमेश ने 5,000 रुपये के शेयर खरीदे। तो इसमें सही क्या हो जाएगा, शेयर खरीदना क्या है, एक निवेश होता है। नेक्स्ट हमारा कि दीर्घकालीन लक्ष्यों को पाने के लिए निवेश के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य अशुद्ध है। कौन सा इसमें अशुद्ध है आपका, देखिए, ये दीर्घकालीन लक्ष्यों को प्राप्ति दीर्घकालीन अच्छे निवेश द्वारा ही संभव हो सकती है, तो ये बात तो सत्य है। तो ये क्या है, दीर्घकालीन लक्ष्यों को प्राप्ति लघु बचत द्वारा संभव हो सकती है, तो ये गलत है। अगला, दीर्घकालीन लक्ष्यों की प्राप्ति संभव नहीं है क्योंकि दीर्घकालीन निवेश में धन हानि का खतरा होता है, तो ये भी गलत है। और जो चौथा स्टेटमेंट है, बचत निवेश की तुलना में ज़्यादा अच्छी क्योंकि निवेश में जोखिम शामिल है जो गांठ के पैसे को भी ले जाएगा, तो ये भी गलत है। तो टोटल आपका 1, 3, 4 गलत हो गया। अब इसमें बताना है कि कौन सा विकल्प निवेश का उदाहरण नहीं है। तो जो सेविंग बैंक में हम अपना पैसा रखते हैं उसमें निवेश नहीं होता, ठीक है, वो बचत होता है। और इसमें निवेश का उदाहरण बताना है, तो अगर सोने के गहने खरीद लिए जाए तो क्या हो जाएगा, आपका एक तरह से निवेश हो जाएगा। इसके बाद अब आ जाएगा आपका जो डाटा इंटरप्रिटेशन और चार्ट वाला क्वेश्चन था वो। तो देखिए, आपके सामने एक ग्राफ दे रखा था, इसमें बता रखा था कि 2011 से लेकर 2016 तक 6 वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में शुरुआत में शामिल होने वाले और स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की संख्या था। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे 2014 के दौरान स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी, तो 3150 थी। आपको स्टार्टिंग में बता रखा है 2010 में कितनी थी, 3000 थी। उसके बाद आप यहाँ से जोड़ते चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि गिरावट अधिकतम थी। तो 2012 में थी। इसके बाद 2012 से 2013 तक स्कूल की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि कमी हुई, तो ये हुई थी कितनी, 1.7% की। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है कि 2013 में स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 2016 में स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या का कितने प्रतिशत थी, तो ये थी 93.75%। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है कि दी गई अवधि के दौरान किसी भी वर्ष में स्कूल में शामिल होने वाले छात्रों की न्यूनतम संख्या का स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की अधिकतम संख्या में अनुपात कितना था, तो 7:10 का अनुपात था। इसके बाद जो अगला हमें ग्राफ दे रखा है कि इस ग्राफ के आधार पर एक विगत वर्ष में कंपनी द्वारा मोबाइल का उत्पादन लाख में बता रखा है, ठीक, और आपका वर्ष दे रखा है। इसके बाद क्वेश्चन है आपका
कि 2003 से 2004 तक मोबाइल के उत्पादन में लगभग कितने प्रतिशत गिरावट दर्ज की गई, तो 23% की। अगला क्वेश्चन, 2005 और 2006 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस वर्ष के युग के उत्पादन के ठीक बराबर था, तो 2002 और 7 के बराबर था। नेक्स्ट था 2001 की तुलना में 2008 में मोबाइल के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत वृद्धि कितनी थी, तो 183.33% की अनुमानित वृद्धि थी। और पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष में उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक थी, तो 2002 में थी। नेक्स्ट था हमारा, दिए गए कितने वर्षों में मोबाइल का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था, तो टोटल 4 वर्षों में अधिक था। इसके बाद आ जाते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, जिसमें एक 5 कंपनियों और इन कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या दी गई है और इस तालिका के आधार पर बताना है कि कुछ लोग लेखा में और कुछ अनुसंधान विभाग में महिला और पुरुष कार्य करते हैं। और ये जो संख्या दे रखी है ये क्या है, आपकी परसेंटेज में दे रखी है, साफ साफ वहाँ बता रखा है कि प्रतिशत दिया गया है। ठीक है, तो इसके आधार पर जो हमारा पहला क्वेश्चन था कि लेखा विभाग में ई के 60% कर्मचारियों के पास MBA की डिग्री है और अनुसंधान विभाग में उसी कंपनी के 40% कर्मचारियों के पास MBA की डिग्री है, तो कंपनी ई में कितने कर्मचारियों के पास MBA की डिग्री है, तो टोटल 77 कर्मचारी हो जाएंगे। इसके बाद लेखा कंपनी में कंपनी बी की महिला कर्मचारियों की संख्या का अनुसंधान विभाग में कंपनी सी के पुरुष कर्मचारियों की संख्या से अनुपात कितना होगा, 35:11 का। इसके बाद नेक्स्ट था हमारा कि कंपनी ए के लेखा कर्मचारियों की कुल संख्या कंपनी ई के अनुसंधान कर्मचारियों की कुल संख्या से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है, तो ये 234.29% अधिक थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, कंपनी ए और सी दोनों के लेखा विभाग में कार्यरत कुल पुरुष कर्मचारियों का कंपनी बी और डी के अनुसंधान विभाग में कार्यरत कुल महिला कर्मचारियों से अनुपात कितना है, तो 208:115 का अनुपात था। और अगला क्वेश्चन था कि सभी कंपनियों कंपनी डी छोड़कर लेखा विभाग की महिला कर्मचारियों की कुल मिलाकर संख्या और सभी कंपनियों कंपनी ए और ई को छोड़कर अनुसंधान विभाग के पुरुष कर्मचारियों के कुल मिलाकर संख्या के बीच का अंतर कितना था, तो ये 138 था। इसके बाद आ जाते हैं अपना जो आखिरी वाला जो सेट है, उसमें दे रखा है कि गरीबी रेखा और लिंग के आधार पर 5 राज्यों ABCD और ई की जनसंख्या का प्रतिशत दिया गया। ठीक, ये प्रतिशत में दे रखा है आपका। उसके बाद आगे आपसे क्वेश्चन पूछ रखा है, तो देखिए, यदि राज्य सी के लिए गरीबी रेखा से ऊपर वाले सभी पुरुषों की संख्या 1.5 मिलियन है, तो राज्य सी की कुल जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 5 मिलियन हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा, राज्य डी में गरीबी रेखा के ऊपर आने वाली महिलाओं की संख्या क्या होगी, यदि यह ज्ञात हो कि राज्य डी की जनसंख्या 7 मिलियन है, तो कितनी हो जाएगी, 2.4 मिलियन। इसके बाद जो अगला है कि ए के लिए गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले पुरुषों की लगभग संख्या क्या होगी, यदि राज्य ए के लिए गरीबी रेखा से ऊपर आने वाली महिलाएं 1.8 मिलियन है, तो टोटल हो जाएगी कितनी, 3.55 मिलियन। और जो अगला है हमारा इसमें, यदि राज्य बी के लिए गरीबी रेखा से नीचे पुरुषों की जनसंख्या 2.4 मिलियन और राज्य ई के लिए 6 मिलियन, तो राज्यों बी और ई की कुल जनसंख्या का अनुपात कितना हो जाएगा, 1:2 का अनुपात हो जाएगा। इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि राज्य सी की कुल जनसंख्या 4 मिलियन है, तो राज्य सी में गरीबी रेखा से ऊपर आने वाली महिलाओं की कुल संख्या कितनी होगी, 1.8 मिलियन। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने जो 16 तारीख को पेपर हुआ था पहली पाली वाला, उसको देखा। जिन जिन अभ्यर्थियों का 16 तारीख को पेपर पड़ा हुआ था वो अपने पेपर साथ मिला लें और देखें उनके कितने क्वेश्चन सही बन रहे हैं, और हमारे कमेंट सेक्शन में बताएं कि कितने से क्वेश्चन उनके सही हुए, कितने क्वेश्चन उनके गलत हुए। और दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। धन्यवाद।